हेलो वेलकम, मैं हूं डॉक्टर अमजद यूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सबसे पहले तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ज्वाइन नहीं किया तो चैनल का ज्वाइन करके इसके पेड मेंबर बन के हमारी सपोर्ट भी करें। आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसको मैंने ज़रा वक्री टाइप से बनाया है। मैंने इसमें जो बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है उसके हवाले से 3 बहुत इम्पोर्टेंट भारतीय एनालिस्ट जो है उनके अलग-अलग इंटरव्यू करके उनको मैंने इकट्ठा एक जगह पे रखा है। सवाल 3 ही है। एक सवाल ये है कि क्या इंडिया को इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि क्या ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये वर्केबल प्रोजेक्ट है, ये चल सकता है प्रोजेक्ट या नहीं। और तीसरा सवाल है कि फ़लस्तीनियों का क्या बनेगा। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए मैंने जिन लोगों को दावत दी थी या जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लिया है उनमें मेजर जनरल राजन कोचर जी हैं, मेजर जनरल सुधाकर जी हैं और पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है गिरिधर मामदी जी हैं। तीनों साहिबान जो है ये इंतहाई गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, और इस हवाले से इनके कमेंट्स बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बड़े दिलचस्प हैं। यकीनन आपको बड़ा मजा आएगा। प्रोग्राम आपने एंड तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमाज इज अ पॉलिटिकल पार्टी। उन्होंने इलेक्शन जीता 2006-7 में। अगर आपने पैलेस्टीनियंस को इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया है देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। तो भारत इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होगी क्योंकि इसका कोई लाइफ ही नहीं रहेगा। ये खत्म हो जाएगा अभी से मतलब 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया कि जो भी बोर्ड ऑफ पीस है ये तो इट इज डेड ऑन अराइवल। डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसमें सरवाइव करेंगे? आज के जो पीस प्रपोजल हो रहा है, आप बताइए मेरे को। मैंने 3 चीज बताया, पीस, सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कहां पे कौन सा पहलू है टू नेशन थ्योरी? पैलेस्टीनियंस कहां जाएंगे? भारत का कंसर्न है कि आपने एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया है तो इसमें स्टेक होल्डर्स क्या इसमें शामिल हैं, और इसमें मैं जिक्र इसलिए करना चाहता हूं पैलेस्टीनियंस का बिकॉज अगर आपने पैलेस्टीनियंस को इस प्रोसेस में इंक्लूड नहीं किया है देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। देन इट्स ओनली अ शो ऑफ और इट्स अ फसाड जैसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में। तो इसको फसाड है कि आप एक पीस का नाम ले रहे हैं और उसमें जिनके बीच में आपने पीस करानी है उनको तो आपने शामिल किया नहीं। एक पीस अकॉर्ड के बाद भी, एक 20 पॉइंट पीस प्लान के बाद भी, एक बोर्ड ऑफ पीस के बाद भी, तो इसका क्या इसको मतलब रह जाता है कि भाई आप क्या इसको हासिल करना चाहते हैं, पीस हासिल करना चाहते हैं या आपके इसमें अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। अब पहली चीज भारत का कंसर्न है कि इसमें पैलेस्टीनियंस नहीं है। दूसरी चीज भारत का ये कंसर्न है, हु इज गारंटिंग पीस इन द वर्ल्ड टुडे, विच इज द स्टैट्यूटरी बॉडी। आज एक न्यूट्रल बॉडी है, आपने यूनाइटेड नेशंस को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, आप उसको फंड करते हैं, आप उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे जो पीस कीपिंग मिशंस है, भारत इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ पीस कीपिंग फोर्स इन द यूएन। तो हम जब ये चीज़ों को एक्चुअली देखते हैं तो इसमें यूएन को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, and why it is individual based and not system based। because मेरी ये आर्ग्यूमेंट है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है दिस इज इंडिविजुअल बेस्ड, इट इज नॉट सिस्टम बेस्ड। और तीसरी भारत का जो एक्चुअली कंसर्न ये है कि आपने बोर्ड ऑफ पीस अनाउंस कर दिया बट आपने उसके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं सामने रखे। रूल्स ऑफ इसको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब है कि हाउ इज दिस
बोर्ड ऑफ पीस ये कैसे काम करेगा और जो आपके मेंबर्स इसमें शामिल होंगे उनका क्या इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। ये फाइनेंशियल तो आपने बता दिया $1 बिलियन, और जो अभी सुनने में आया है कि अभी तो आप फ्री में ज्वाइन करो और अगर आपको परमानेंट सीट चाहिए तो आपको 1 बिलियन देने पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी मेंबरशिप 3 साल में खत्म हो जाएगी। तो अगर इस तरीके का एक आपने एक इसको एडोकिज्म आपने बनाया है, तो कोई भी एक बोर्ड ऑफ पीस अगर आपका बनता है तो उसमें आपको एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट आपको सामने आपको रखना पड़ेगा कि आपको, जैसे हम इसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हम फौज में जैसे इस्तेमाल करते हैं और बाकी जगह भी करते हैं, कि इसका जो आपका एसओपी क्या होगा, ये कैसे फंक्शन करेगा। जानबूझ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको एम्बिगुअस रखा है, बिकॉज कोई चीज अगर आप उसको मैनिपुलेट करना एक्चुअली चाहते हैं, आप उसको एम्बिगुअस ही रखेंगे। इसको रिजर्वेशन भारत की यही हैं कि ना तो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, ना तो आपने इसकी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एसओपी आपने तय करी है, और इसको ना ही आप एक यूएन स्टैट्यूटरी बॉडी जो आपकी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने उसको जो इसका हिस्सा बनाया या उसके दायरे में काम करने के लिए। तो हु इज सबसर्विएंट टुडे। मैं आपकी अटेंशन डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट पे इसको लेके जाना चाहता हूँ, 2 दिन पहले दी है। He has questioned the relevance of UN. Donald Trump has got no regard as far as UN is concerned. He wants to have an independent body जिसमें उसकी चलेगी और किसी और की नहीं। यूनाइटेड नेशंस को खत्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यूनाइटेड नेशंस का कोई अहमियत नहीं रही है, उसको यूनाइटेड नेशंस तो खत्म हो गया। पिछले हफ्ते 66 यूनाइटेड नेशंस बॉडी से वो बाहर निकल गया अमेरिका, चाहे वो एनर्जी का मामला हो, चाहे बहुत से ट्रेड के मामले हो, सब में से वो निकल गया बाहर। वो समझता है कि जहां अमेरिका का वर्चस्व नहीं है, जहां अमेरिका अपना दबदबा नहीं कर सकता है, बाकी दूसरों का दखल है, रशिया का, चाइना का, बाकी लोगों का, वहां उनको रहना ही नहीं है। इसीलिए आप देखिए पिछले बहुत से, ये डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक सोच नहीं है, अमेरिका का सोच है, बहुत दिन से यही चली आ रही है। इतने जंग लड़े हैं पिछले 10-15 साल में, कभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन लिया है ये लोग ने? किधर भी जाते हैं अपना बलबूते पे, अपने सोच से वो जाते हैं, किसी का परमिशन नहीं लेते हैं, और यूनाइटेड नेशन को खत्म कर दिया है लोग। यूनाइटेड नेशन में जाके गुहार लगा दो, कुछ भी चिल्लाओ, वो तो एक टॉकिंग क्लब हो गया, चाय पे चर्चा जैसा हो गया। उससे क्या निकलेगा? कुछ नहीं निकलेगा। अब देखिए छोटे सी देश श्रीलंका के खिलाफ जब इसमें एलटीटी को खत्म किया था, तो इसके ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन आया था, भारत भी उस रेजोल्यूशन को समर्थन किया। श्रीलंका को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या उखाड़ पाए कोई? इजराइल के खिलाफ पिछले 75 साल से कोई ना कोई रेजोल्यूशन आता रहा। भारत इजराइल के खिलाफ कितने वोट दिए हैं? कुछ फर्क पड़ा इजराइल को? कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो यही चीज है, यूनाइटेड नेशन तो खत्म हो गया, उसको कोई वर्चस्व नहीं है। जैसे लीग ऑफ नेशंस खत्म हो गया था, ऐसे यूनाइटेड नेशन भी खत्म हो गया। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का साम्राज्य खड़ा करना चाहता है। इसमें देखेंगे तो मार्को रूबियो है, फिर स्टीव विटकॉफ है अपना बिजनेस पार्टनर, और अपना दामाद है जेरार्ड कुशनर। मतलब उनका खुद का अपना एक बिजनेस धंधा वो चला रहा है। लोगों को कोऑप्ट किया, जब उसको अच्छा नहीं लगा, कनाडा का जो इन्विटेशन था वो निकाल दिया। अभी 20 देश उसमें शामिल हुआ। बाकी इनके खुद के जितने भी अलाइज हैं वो कोई ज्वाइन नहीं किया, चाहे वो फ्रांस हो, यूके हो, जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन तो है, फिर बाकी बेल्जियम, बहुत से देश इनके जो करीब है, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कोई ज्वाइन नहीं किया उसमें। रशिया, भारत और चाइना तो बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेंगे इसमें। और इसमें शर्त ये है कि वो चेयरमैन जिंदगी भर वही चेयरमैन रहेगा। भाई उनका कालखंड 3 साल में खत्म हो जाएगा, 4 साल में वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, फिर भी वो लाइफ लॉन्ग वही चेयरमैन रहेगा। कैसा होगा? उसका क्या अहमियत रहेगा उसमें? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा तो अलग बात है, फिर भी वो एक साम्राज्य जैसा होता है ना। इनके सामंत इनके इर्द गिर्द में जाते हैं, इनको घुटने पे टेक के उसको सलाम देते हैं, तो वो लोग ही
ये था। ये जो मांग रहा है सबसे के परमानेंट मेंबरशिप के लिए $1 बिलियन आप दें, तो ये तो दूसरे के पैसे से गाजा में अपना रिवेरिया जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी डेवलप करने जा रहे हैं, प्रॉफिट सारा खुद खाएंगे। देखिए वो पागल कुत्ते ने काटे उसको, अपने खुद के पैसे वो थोड़ी डालेगा उसमें, लोगों से पूरा दुनिया से पैसे लेंगे, उसी पैसे उसमें डालेगा, तो उनका खुद का पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा। अब गाजा में जो रिवर फ्रंट में क्या करना है, उधर डेवलपमेंट क्या करना है, ये पूरा नक्शा जो है जेराड कुशनर ने बनाया, तो फंडिंग कौन देगा इसको, ये तो यूनाइटेड नेशंस का दायरे में आता नहीं है, तो फंडिंग कौन देंगे, ये जो मेंबर्स है उन्हीं को देना पड़ेगा। मिनिमम 1 बिलियन तो डाला है उसमें, उसमें आपको डिपॉजिट करेंगे तो आपको परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा, बाकी इन लोगों को डरा धमका के इनसे पैसे वसूल करेंगे ना, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, जो भी इसमें मेंबर्स हैं उन सबसे वसूल करेंगे ना। भिखारी देश पाकिस्तान भी उसमें $1 बिलियन देना पड़ेगा, वो सोचेंगे 3 साल के बाद क्या होगा देखा जाएगा, मगर उनको तो इनके तलवे चाटने के लिए उनको पैसे देना पड़ेगा, भीख मांग के भी देना पड़ेगा, ये चीज है उसमें। तो ये मतलब ये वो तो एक बिजनेसमैन है, हर चीज वो बिजनेस एंगल से देखता है, पैसा अपना खुद तो डालता नहीं है, मगर प्रेसिडेंट होने के नाते वो खुल्लम खुल्ला ओपनली वो ये करप्शन कर रहा है, उसको कौन रोकने वाला। कतार ने उसको एक जहाज गिफ्ट किया, बाकी वेनेजुएला में जो भी तेल बिक रहा है वो कतार में एक अकाउंट में जाके वहां ट्रांसफर हो रहा है, तो मतलब उसका कौन मालिक है किसी को पता नहीं है, यूएस ट्रेजरी में तो नहीं आ रहा है, वो खुल्लम खुल्ला ये करप्शन कर रहा है। तो ठीक है, मतलब इसकी मतलब जो गुलाम बन के जीना चाहते हैं वो तो जाएंगे, तो ये है, इट्स अ बिजनेस डील, तो आप मेंबर बनना चाहते हो तो 1 बिलियन दे दो और फिर बनो, फिर इंडिया को शामिल होना चाहिए इस बोर्ड ऑफ पीस में। बकवास है, क्यों ये टिकेगी नहीं। अब देखिए इंडिया को शामिल होना चाहिए, ऐसा कहना इंडिया का नाम लेके बोले आगे, ऐसे इंडिया को शामिल। मैं इंडिया कभी बोलता ही नहीं हूं, मैं भारत बोलता हूं। इंडिया यूरोपियन लफ्ज है, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूं। भारत है हमारी, भारत वहां जाएगा जहां अपना इंटरेस्ट बचाएंगे, और कोई व्यक्ति की आराधना, व्यक्ति की अहंकार को बढ़ावा देने वाली चीज तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब 6-7 महीना हो गया भारत के खिलाफ टैक्सेस लगाया, टैरिफ लगाया 50%, हमने झुके हैं क्या? बिल्कुल नहीं झुका। हम ऑल्टरनेट्स देख लिया और उनको पूरा नजरअंदाज कर दिया। यही करेंगे, ये बोर्ड ऑफ पीस का भी वही करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाजा के लिए सीमित नहीं है, दुनिया में कहीं भी जंग होते हैं, कहीं भी तकलीफ होते हैं, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठ के एक सम्राट जैसा बैठ के वो सॉल्व करेगा। 8 युद्ध ये जो कह रहा है कि सॉल्व किया, इसमें कुछ भी इनका मतलब इसमें कोई दखल नहीं था, और बहुत से जंग फिर दोबारा स्टार्ट भी हो गया। कॉन्गो का देख लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया, थाईलैंड का दोबारा स्टार्ट हो गया, फिर अब देखिए ईरान और इजराइल का वो भी फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। इसका यूक्रेन और रशिया का तो कुछ नहीं कर पाया। भारत ने ऑलरेडी बोल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज पे है, कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा थप्पड़ मार सकते हैं उसको। तो ये बस एक दिखावा है, अपने आप एक तानाशाही समझता है, तो उस बेवकूफी में हम नहीं पड़ेंगे, भारत कभी नहीं पड़ेगा। भारत हम रूल्स बेस्ड जाएंगे, जो कायदा है, जो दुनिया का कायदा है, उसी को हम फॉलो करेंगे। ये उसकी धज्जियां उड़ा रहा है तो उसके साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मोदी जी इनके कितने कॉल्स उठाए नहीं मोदी जी ने, तो ये चीज है, जब भी उठाया फोन, बस आपकी तबीयत कैसा है, सही सलामत रहिए, हमारी दोस्ती कायम रहे, हम आगे दोनों मिलकर सोचेंगे। ये बकवास की चीज मोदी जी भी बोलते हैं, फिर ट्रेड के बारे में जिक्र ही नहीं करते हैं। तो वो इतना जल रहा है मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, किस तरह मोदी को हम झुका सकते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इस बेवकूफी में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, हम हमारी देख लेंगे। हम धीरे धीरे से हमारे आत्मनिर्भरता हम बढ़ा रहे हैं, तो भारत इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसका कोई लाइफ ही नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा अभी मतलब 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। हमास को कौन डिजाम करने का क्षमता किसके पास है, हिम्मत किसके पास है? क्या पाकिस्तान की फौज जाके उसको डिजाम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो कोई माइकल आली दिखाइए, कोई भी देश हमास को जाके वहां उनसे हथियार छीनने का हिम्मत किसके पास है?
तो ये जो भी बोर्ड ऑफ पीस है, ये तो इट इज डेड ऑन अराइवल, तो इसका कोई अहमियत नहीं रहेगा, दिस इज डेड। तो इसीलिए इतना बेवकूफी भारत तो नहीं करेगा। भारत वहां जाएगा जहां अपना इंटरेस्ट बचाएंगे, और कोई व्यक्ति की आराधना, व्यक्ति की अहंकार को बढ़ावा देने वाली चीज तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब 6-7 महीना हो गया भारत के खिलाफ टैक्सेस लगाया, टैरिफ लगाया 50%। हमने झुके हैं क्या? बिल्कुल नहीं झुका। हम ऑल्टरनेट्स देख लिया और उनको पूरा नजरअंदाज कर दिया। यही करेंगे, ये बोर्ड ऑफ पीस का भी वही करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस सिर्फ गाजा के लिए सीमित नहीं है, दुनिया में कहीं भी जंग होते हैं, कहीं भी तकलीफ होते हैं, उन सबको डोनाल्ड ट्रंप खुद बैठ के एक सम्राट जैसा बैठ के वो सॉल्व करेगा। 8 युद्ध ये जो कह रहा है कि सॉल्व किया, इसमें कुछ भी इनका इसमें कोई दखल नहीं था। और बहुत से जंग फिर दोबारा स्टार्ट भी हो गया। कॉन्गो का देख लीजिए, फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। थाईलैंड का दोबारा स्टार्ट हो गया। फिर अब देखिए ईरान और इजराइल का, वो भी फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। इसका यूक्रेन और रशिया का तो कुछ नहीं कर पाया। भारत ने ऑलरेडी बोल चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, पॉज पे है, कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, फिर दोबारा थप्पड़ मार सकते हैं उसको। तो ये बस एक दिखावा है, अपने आप एक तानाशाही समझता है। तो उस बेवकूफी में हम नहीं पड़ेंगे, भारत कभी नहीं पड़ेगा। भारत हम रूल्स बेस्ड जाएंगे, जो कायदा है, जो दुनिया का कायदा है, उसी को हम फॉलो करेंगे। ये उसकी धज्जियां उड़ा रहा है तो उसके साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। मोदी जी इनके कितने कॉल्स उठाए नहीं मोदी जी ने, तो ये चीज है। जब भी उठाया फोन, बस आपकी तबीयत कैसा है, सही सलामत रही है, हमारी दोस्ती कायम रहे, हम आगे दोनों मिलकर सोचेंगे, ये बकवास की चीज मोदी जी भी बोलते हैं। फिर ट्रेड के बारे में जिक्र ही नहीं करते हैं। तो वो इतना जल रहा है मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, किस तरह मोदी को हम झुका सकते हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम इस बेवकूफी में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, हम हमारी देख लेंगे। हम धीरे धीरे से हमारे आत्मनिर्भरता हम बढ़ा रहे हैं, तो देखते हैं आने वाले दिन में क्या होगा। मगर सबसे पहला, आप जब तक हमास का हथियार उनसे नहीं छीनोगे, हमास को आप खत्म नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हमास को खत्म करने वाला अब तक फायदा ही नहीं हुआ है। इजराइल कितने साल से लड़ रही है, कितने सुरंग, कितने सुराग इनमें नीचे जो भी पड़ा हुआ है, कितने को तबाह किया तक, कितने को ध्वंस किया इजराइल ने, फिर भी वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप 10 को मारेंगे तो 10 और खड़ा हो जा रहा है, फिर 100 को मारेंगे 100 और आ जाएंगे। तो जब तक उसको खत्म नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। ये इजराइल की चाल है, बेंजामिन नेतन्याहू की एक बहुत बड़ी चाल है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया। इनके जो हॉस्टेजेस हमास के पास थे, उनको निकालने के लिए सब शर्तें 20 पॉइंट मान लिया, और ये बोर्ड ऑफ पीस में भी इजराइल भी शामिल हो गया। मगर उनको पता है कि हमास को डीवेपनाइज करना किसी की बस की बात नहीं है। जब तक वो नहीं होगा, यहाँ कोई पूंजी नहीं लगाएंगे, कोई जाएंगे नहीं। तो इट इज डेड ऑन अराइवल। जब तक इजराइल का सिक्योरिटी अश्योर्ड नहीं है, वो कार्रवाई करते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को इस्तेमाल किया गया, ये ईरान में जाके बम्बार्डमेंट करने का इसका कथा भी इनके इंटरेस्ट में नहीं था। फिर भी बेंजामिन नेतन्याहू ने जाके उनसे लड़ना शुरू कर दिया, तो जबरदस्ती अमेरिका को उसमें घुसना पड़ा उनको। तो ये चीज है, ये सब प्लानिंग जो है बेंजामिन नेतन्याहू ने किया है। तो दिस वाज बिल्ट, मेड टू फेल। ये फेल होने की सिस्टम से ही इस सबको बनाया, तो ये फेल होगा। इसका कोई सक्सेस का कोई चांस ही नहीं है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है, यूनाइटेड नेशन एक ऐसा संस्था है जो आज के दिन में ट्रांस अटलांटिक रिलेशनशिप के आधार पर ये ऑर्गेनाइज हो रखा है। और इसको अगर आप नज़रअंदाज करते हैं या इग्नोर करते हैं, तो ये एक नया किस्म की प्रेसिडेंट सेट होगा, जिसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और सस्टेन नहीं करने से क्या होगा, इश्यूज लाइक ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर प्ले, इंटरनेशनल रिलेशनशिप का सबसे बड़ा जो डेफिशिएंसी चल रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट, ये बढ़ती जाएगी। तो ये जो ग्लोबल ऑर्डर का जियोपॉलिटिकल चर्न अभी चल रहा है, ये और मात्रा बढ़ जाएगी। पीस, सिक्योरिटी, और तीसरा चीज है रिकंस्ट्रक्शन। जब ये बोर्ड ऑफ पीस का सुझाव शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ सितंबर 2025 को सीज फायर के
मामले के साथ दोनों पार्टी एग्री हुए थे, लेकिन उसके बाद सीज फायर वायलेशन काफी बार हुआ है। अक्टूबर के महीने में बोर्ड ऑफ पीस के बारे में चर्चा हुई। उस समय रिकंस्ट्रक्शन की जो मीनिंग और इंटरप्रिटेशन है वो जोड़ा हुआ था। नवंबर 17 को जब यह प्रोमलगेट हुआ, यानी कि रेजोल्यूशन 2803 जो यूनाइटेड नेशन में यह पास किया गया, आउट ऑफ 15 मेंबर्स 2 मेंबर थे जो उसको एब्सटेन किए थे, चाइना एंड रशिया। बाकी जो 13 है 13 के 13 इसको अप्रूव किए थे। इसका मीनिंग ये नहीं कि जिस चीज के लिए ये प्रपोजल पुट अप हुआ था ये 100% सपोर्ट, क्योंकि हर कोई प्रपोजल का एक आखिरी मुद्दा होता है, एंड स्टेट बोलते हैं। ये जो एक प्रपोजल है मेरे विचार के मुताबिक इसका हमने सही तरीके से एम या मुद्दे को सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया है अभी तक। पिछले जब से 1945 से जब से यूनाइटेड नेशन खड़ी हुई, करीब 80 साल हो गया है विश्व को। अभी तक क्या कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी प्रपोजल इस तरह $1 बिलियन का फी के साथ कोई मेंबरशिप का कोई प्रपोजल हुआ है? ये प्रपोजल अगर आप ये कहते हैं, मैं ये कहूंगा काउंटर क्वेश्चन कि ये जो मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप उसमें सरवाइव करेंगे? अगर सरवाइव नहीं होते हैं, इम्पीचमेंट होने का खतरा है। काफी कुछ मसले हैं, एप्स्टीन फाइल है, सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ के बारे में चला है, वो उसका अभी तक जजमेंट नहीं आया है, एंड वो काफी सीरियस ऑफेंस है। इसी तरह आप ये वाला एक नया प्रपोजल स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं पॉइंट, पैसा लेके मेंबरशिप बढ़ाने में आप सिर्फ दिखावा का काम कर रहे हैं, प्रोजेक्शन या प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इजराइल और पैलेस्टाइन का मसला अगर आप, क्योंकि मेरे को डर इस चीज की है, जो एक आदमी जम्मू कश्मीर को कह सकता है कि पिछले 1500 ईयर्स का पुराना प्रॉब्लम है, और बांग्लादेश को कह सकते हैं कि 1500 साल पहले से ये चलती आ रही है, तो इतिहास को ना जानने का कोई कारण, ना इग्नोरेंस नॉर एन एफर्ट, ना एडवाइजर को पता है ना इनको मालूम है। मुझे ये डर है इजराइल और पैलेस्टाइन या अरबिक कंट्रीज का जो मसला है, इसका इतिहास को सही तरीके से समझना निहायत आवश्यक है। ये वो मसला है जो 1948-49 में लड़ाई के बाद जब टू नेशन थ्योरी का प्रपोजल के साथ यूनाइटेड नेशन का जो एनवॉय आ रहे थे, ही बिलोंग टू पैलेस्टाइन, उनकी एसेसिनेशन हुई। उसके बाद हर लड़ाई के बाद कुछ ना कुछ समझौता हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई थी 1967। असली प्रॉब्लम या जड़ को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक इस किस्म की रिटोरिक्स और ड्रामेटिक्स हम एडॉप्ट करते रहेंगे। ये मसला बहुत सीरियस है, और सीरियस मसले का कोई इलाज निकालने के लिए आपको काफी गहराई में जाना पड़ेगा। वो मसला है 67 के बाद 73 की लड़ाई, 73 के बाद आपका 1982 पीएलओ के खिलाफ लड़ाई, लेबनान के साउथ में जो हुआ था, 1982 के बाद फिर इंतिफादा जो हुआ 1987, 87 के बाद 2002, उसके बाद लगातार चलते जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मेरे विचार के मुताबिक जो ओस्लो एग्रीमेंट हुआ था 1993 में, नोबेल प्राइज मिला है लोगों को। और हुआ क्या? हुआ ये कि राबिन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल थे, इनकी एसेसिनेशन हुई 94 में। कौन? यही नेतान्याहू उस समय, इन्हीं का ही प्रोपोनेंट जाके उनको मर्डर किए हैं ब्रॉड डे लाइट में। क्यों? क्योंकि ओस्लो एग्रीमेंट में टू नेशन थ्योरी था। आज के जो पीस प्रपोजल हो रहा है, आप बताइए मेरे को, मैंने 3 चीज बताया, पीस, सिक्योरिटी और रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कहां पे कौन सा पहलू है टू नेशन थ्योरी? पैलेस्टीनियंस कहां जाएंगे? और लोग कहते हैं हमास टेररिस्ट। हम, यूनाइटेड नेशंस हैज स्टिल नॉट रिकॉग्नाइज्ड और गिवन एनी आइडेंटिटी टू हमास एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये सिर्फ यूएसए 3-4 है वेस्टर्न कंट्री जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हमास इज अ पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने इलेक्शन जीता 2006-7 में। आज के दिन में टेक्निकली लीगली अगर देखेंगे, हमास इज स्टिल गवर्निंग द पैलेस्टाइन। तो कैसे आप उनको ये कर सकते हो मिलिटेंट? हाँ, उनका एक मिलिटेंट आउटफिट है, अल कसम इज द मिलिटेंट आउटफिट। प्रॉब्लम को सही आइडेंटिफाई करना है।
जब टू नेशन थ्योरी यूनाइटेड नेशन ने आर्टिकल 181 से लेके कोई सारे एग्रीमेंट ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है, आज इसकी एक वन मैन एक ऑथोरिटेरियन, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये चेयरमैन ऊपर बैठेंगे, दैट इज नॉट वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st सेंचुरी, इट इज अ डिक्टेटरशिप व्हिच इज एक्चुअली बीइंग प्रोफेस्ड। आज का प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।